चित्रकारी में छिपा सच। चंदपुर की धूल भरी सड़कों पर सुबह की पहली किरणें तिरछी पड़ रही थीं और हवा में अब भी रात की ठंडक और नीम के पत्तों की कसैली सुगंध घुली थी। रियान कई सालों बाद अपने पैतृक गांव की इस चिर परिचित गंध को महसूस करते हुए बस से उतरा। उसकी आंखों में नींद की कमी थी और दिल में दादी की मौत का अधूरा दुख। एक पत्रकार के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े शहरों की आपाधापी देख चुका रियान इस गांव की खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसकी दादी का अंतिम संस्कार आज ही था। जैसे ही वह गांव के मुख्य चौक से गुजरा, लोगों की फुसफुसाहटें उसके कानों से टकराईं। मीरा बुआ का पता नहीं चला अभी तक? कितना समय हो गया? पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहाँ भाग गई होगी? रियान ने अनसुना करने की कोशिश की, पर एक पत्रकार का अवचेतन मन हमेशा कहानियां तलाशता है। दादी के मातम के बीच भी मीरा बुआ का नाम एक गहरे अनुत्तरित प्रश्न की तरह उसके भीतर गूंजने लगा। दादी का पुराना घर, जिसकी दीवारों पर दशकों से मिट्टी और चूने का लेप था, आज उदास था। हर कोने से उनकी यादें झांक रही थीं। रियान ने दरवाजे की चौखट पर अपना सिर टिकाया, जैसे उस मिट्टी से दादी के स्पर्श को फिर महसूस करना चाहता हो। घर के भीतर धूप और चंदन की मिश्रित गंध से वातावरण भारी था। उसने आंगन पार किया और उस छोटे से कमरे में गया जहां दादी अपना ज्यादातर समय बिताती थीं। लकड़ी की पुरानी अलमारी के ऊपर एक छोटी मधुबनी पेंटिंग रखी थी, चटक रंगों से भरी, किसी लोक कथा का जीवंत चित्रण। रियान को याद आया, यह मीरा बुआ ने दादी को भेंट की थी उनके जन्मदिन पर। मीरा बुआ वह गांव की एक प्रसिद्ध चित्रकार थीं, जिनकी मधुबनी कला में जीवन का स्पंदन होता था। उनकी कला में न सिर्फ रंग थे, बल्कि कहानियां भी थीं, परंपराएं भी थीं। रियान ने उस तस्वीर को उठाया, उसकी उंगलियों ने चिकन एक कागज पर बने बारीक पैटर्न को छुआ। तस्वीर में एक महिला और एक मयूर था, गहरे अर्थपूर्ण भावों के साथ। उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी, जो अब रियान के मन में भी फैलने लगी। मीरा बुआ की अनुपस्थिति अब केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जिज्ञासा बन रही थी। अगले दिन रियान ने गांव में कुछ देर ऐसे ही घूमने का फैसला किया। पुराने स्कूल के पास से गुजरते हुए उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। माया, उसकी बचपन की सहेली, जो अब उसी स्कूल में अध्यापिका थी। माया ने रियान को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। फिर तुरंत ही वह चमक एक सतर्कता में बदल गई। तुम रियान, यहां कैसे? उसकी आवाज में खुशी से ज्यादा हैरानी थी। दादी अब नहीं रहीं, रियान ने हल्के से कहा। माया के चेहरे पर दुख की एक परत छा गई। उन्होंने थोड़ी देर सामान्य बातें की, फिर रियान ने धीरे से मीरा बुआ का जिक्र किया। माया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। कुछ नहीं रियान, पुलिस ने कहा तो है कि वो अपनी मरजाई से कहीं चली गई हैं। तुम दिल्ली वाले यहां के मामलों में मत पड़ो। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी, जो रियान को चुभ गई। माया की यह सतर्कता ही रियान के भीतर के पत्रकार को और भी ज्यादा कुरेद रही थी। मीरा बुआ का घर गांव के बाहरी छोर पर आज वीरान पड़ा था। उसकी मिट्टी की दीवारें, जिन पर कभी उनके बनाए डिजाइन शोभा बढ़ाते थे, अब धूल और काई से ढकी थीं। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। रियान भीतर गया। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें मीरा बुआ की अनुपस्थिति की चीख सुनाई दे रही थी। जमीन पर बिखरे रंग, अधूरी तुलिकाएं और एक आधा बना कैनवास, सब कुछ उनकी कलात्मक आत्मा की गवाही दे रहा था। रियान की नजर एक कोने में पड़ी, जहां कुछ कपड़ों के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने कपड़ों को हटाया और उसकी सांसें अटक गईं। यह मीरा बुआ की शैली नहीं। रंगों का एक अजीब मिश्रण, गहरे भूरे और लाल रंग के साथ, जैसे खून और मिट्टी। उसमें खंडित चेहरे थे, डरावनी आकृतियां थीं और कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें रियान नहीं पहचानता था। यह चित्र उनके अन्य सभी जीवंत चित्रों से एकदम अलग था, जैसे किसी डरावने सपने की प्रतिध्वनि। इस पेंटिंग में कुछ ऐसा था जो मीरा बुआ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। गांव के चौक पर स्थित चाय की दुकान पर दोपहर को हमेशा की तरह भीड़ थी। गर्म पकौड़ों की सब उगंध हवा में तैर रही थी। रियान एक कोने में बैठा, लोगों की बातों पर ध्यान दे रहा था। मीरा बुआ का नाम फिर आया। एक बूढ़ा किसान बोला,
ठाकुर रघुवीर सिंह से जमीन का झगड़ा चल रहा था उसका। दूसरा बोला, अरे ठाकुर साहब तो बड़े आदमी हैं, उनसे कौन पंगा ले सकता है। बातों में डर था, एक अजीब सी घुटन थी। तभी एक लंबी बुलंद आवाज सुनाई दी, क्या चल रहा है यहां? काम धंधा नहीं है किसी को? ठाकुर रघुवीर सिंह अपने रौबदार अंदाज में अपने दो हट्टे कट्टे आदमियों के साथ दुकान में दाखिल हुए। उनकी आंखें रियान पर आकर ठहरीं। ठाकुर के चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था। ओ रियान बाबू, दिल्ली से वापसी? अपनी दादी को अंतिम प्रणाम करने आए हो या गांव के मामलों में पत्रकारिता करने? उनकी आवाज में तीखा व्यंग्य था। रियान ने उनसे आंखें नहीं मिलाईं, पर मन में एक अजीब सी चुनौती महसूस की। ठाकुर की उपस्थिति ने मीरा बुआ के रहस्य को और गहरा कर दिया था। अगली सुबह रियान नए मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर रघुवीर सिंह के ही संरक्षण में बन रहा था और गांव के लिए एक महत्व आकांक्षी परियोजना थी। दूर से ही उसकी विशाल अधूरी संरचना दिखाई दे रही थी। मंदिर के भीतर जहां मूर्तियों की स्थापना होनी थी, वहां की एक दीवार पर एक विशाल मधुबनी भित्तिचित्र अधूरा पड़ा था। यह वही भित्तिचित्र था जिस पर मीरा बुआ काम कर रही थीं। रंगों की एक पूरी दुनिया, प्रकृति और देवताओं का चित्रण। पर बीच में ही अचानक थमा हुआ। रियान ने उस विशाल चित्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उसकी कलात्मकता बेजोड़ थी, पर बीच बीच में कुछ अजीब विसंगतियां भी थीं। एक जगह जहां गहर नीले रंग का प्रयोग किया गया था, वहां मिट्टी के रंग का एक छोटा सा पैंच था जो बाकियों से थोड़ा अलग लग रहा था। यह इतना सूक्ष्म था कि शायद ही कोई इस पर ध्यान देता। रियान ने उस पैंच को छुआ। उसकी बनावट थोड़ी खुरदरी थी, जैसे किसी ने उस बाद में जोड़ा हो या कुछ छुपाने की कोशिश की हो। उसकी पत्रकार की अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि कुछ यहां सही नहीं है। शाम ढल चुकी थी। गांव से बाहर एक पुरानी बावड़ी के किनारे रियान और माया मिले। चांद की अधूर रोशनी बावड़ी के पानी पर नाच रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी खामोशी थी। माया डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं। रियान, तुम इसमें मत पड़ो, यह बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज कांप रही थी। रियान ने उसे आश्वासन दिया। क्या हुआ था मीरा बुआ को माया? सच बताओ। माया ने लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हो। मीरा बुआ ने बताया था, जब वह ठाकुर के मंदिर के लिए दीवार तैयार कर रही थीं, तो उन्हें एक पुरानी दरार मिली दीवार में। उसके भीतर कुछ का गज और एक छोटी सी धातु की मूर्ति मिली थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा बुआ ने बताया था कि उनका कागजों में ठाकुर परिवार के जमीन के कुछ पुराने विवादित दस्तावेज थे और कुछ ऐसी बातें थीं जो उनके पूर्वजों के काले कारनामों को उजागर करती थीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह बात अगर बाहर आई तो ठाकुर की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने मुझे कुछ प्रतीक भी दिखाए थे जो उन्हें उन कागजों में मिले थे, और फिर वह गायब हो गई। माया की आंखों में डर और लाचारी का मिलाजुला भाव था। रिया न के मन में अब तस्वीर साफ हो रही थी। मीरा बुआ सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक राज की संरक्षक थीं। अगली रात रियान फिर से मंदिर गया। अंधेरा घना था, सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी पत्थरों पर चमक रही थी। अपने साथ लाए छोटे टॉर्च की मदद से उसने उस खास पैंच को फिर से देखा। यह अब और भी अजीब लग रहा था। उसने ध्यान से उसका मिट्टी के लेप को कुरेदना शुरू किया। नीचे एक हल्की सी दरार थी और फिर एक छोटी सी लकड़ी की चौखट। उसने उसे सावधानी से हटाया। भीतर एक छोटा सा खोखला स्थान था, जिसमें एक पुराना मुड़ा हुआ चर्मपत्र और कुछ सूखे फूल रखे थे। रियान ने कांपते हाथों से चर्मपत्र उठाया। वह पुराने हिंदी में कुछ लिखावट थी जिसे उसने मुश्किल से पढ़ा। वह एक पहेली थी, एक नक्शा था जिसमें ठाकुर परिवार के पुराने गढ़ का जिक्र था और एक विशिष्ट प्रतीक के साथ एक गुप्त स्थान की ओर इशारा था। अंत में मीरा बुआ के हस्ताक्षर थे और उसके नीचे एक छोटी सी टिप्पणी, रियान सच रोशनी में आएगा। उसकी आंखें चमक उठीं। मीरा बुआ जिंदा थीं और उन्होंने उसके लिए यह रास्ता छोड़ा था। जैसे ही रियान ने चर्मपत्र को अपने थैले में डाला, उसे लगा जैसे किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरी हो। उसने मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह जानता था कि ठाकुर के आदमी उसे ढूंढ रहे होंगे।
उसने तुरंत मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक एक झाड़ी के पीछे से दो लोग निकलकर उस पर झपटे। वे ठाकुर के आदमी थे, उनकी आंखों में क्रूरता थी। रियान ने जान लगाकर दौड़ लग आई। मंदिर के पीछे की संकरी गलियां और खेतों की मेढ़ें उसका रास्ता थीं। पीछे से पीछा करने वालों की आहटें आ रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा, पर पत्रकार की फुर्ती और बच निकलने का अनुभव काम आया। वह एक पुरानी हवेली की टूटी दीवार से कूदकर दूसरी ओर भागा और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर चर्मपत्र उसके पास सुरक्षित था। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रियान एक पुरानी सुनसान कोठरी में छिपा हुआ था, जहां उसने बचपन में कई बार खेला था। टॉर्च की मंद रोशनी में उसने चर्मपत्र को फिर से खोला। पहेली जटिल थी, पर मीरा बुआ की कलात्मक शैली और उनके बनाए प्रतीकों को पहचानते हुए उसने धीरे धीरे उसे सुलझाना शुरू किया। यह एक नक्शा था जो ठाकुर के पैतृक गढ़ रुद्रगढ़ के भीतर एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उस स्थान का जिक्र मीरा बुआ की अधूरी पेंटिंग में मिले खंडित चेहरों के पीछे छिपे प्रतीकों से लता झूलता था। रियान को एहसास हुआ कि मीरा बुआ ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को बाहर लाने के लिए यह सब योजना बनाई थी। उन्होंने अपनी कला को ही अपना हथियार बनाया था। अंतिम संकेत में लिखा था, जब सभी आंखें आसमान की ओर हों, तब जमीन का सच सामने लाओ। इसका मतलब था, गांव के किसी बड़े उत्सव के दौरान, जब सभी ठाकुर के दरबार में या मंदिरों में होंगे। मीरा बुआ की चतुराई और साहस ने रियान को प्रेरित किया। अब उसे एक सटीक योजना बनानी थी। अगले दिन गांव में दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव था। ठाकुर रघुवीर सिंह का पूरा परिवार मंदिर में अनुष्ठान के लिए उपस्थित था। रियान ने इसी मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वह चुपचाप रुद्रगढ़ की ओर बढ़ा, जो ठाकुर परिवार का प्राचीन निवास था। चर्मपत्र पर दिए गए नक्शे और संकेतों का पालन करते हुए वह एक पुराने पुस्तकालय तक पहुंचा, जहां सदियों पुरानी पांडुलिपियां और धूल से सने बस्ते रखे थे। एक छिपी हुई दीवार, जिसे मीरा बुआ के पेंटिंग में वर्णित प्रतीक द्वारा चिह्नित किया गया था, उसका अगला लक्ष्य थी। उसने उसे ढूंढा और बड़ी मशक्कत से हटाया। भीतर एक छोटा अंधेरा कक्ष था, जिसमें सदियों का राज कैद था। रियान ने टॉर्च जलाई। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक में प्राचीन दस्तावेज थे। जमीनों के धोखेबाजी से किए गए हस्तांतरण, गांवों का गरीब किसानों का उत्पीड़न और ठाकुर के पूर्वजों द्वारा किए गए कुछ अमानवीय कर्मों का लेखा जोखा। साथ ही एक छोटा सा बक्सा मिला, जिसमें एक और कागज बड़ा। यह मीरा बुआ का एक पत्र था। रियान, मुझे पता था तुम यह सच सामने लाओगे। मैंने खुद को कुछ समय के लिए दुनिया से छुपा लिया है, ताकि ठाकुर का राज जब पूरी तरह खुल सके। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह सदियों के अत्याचार की दास्तान है। रियान ने सबूत इकट्ठा किए। उसकी आंखों में सत्य की चमक थी। रियान ने दिल्ली वापस पहुंचते ही अपने अखबार में ठाकुर रघुवीर सिंह और उनके पूर्वजों के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। खबर आग की तरह फैली। पूरे राज्य में भूचाल आ गया। चंदपुर में पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और ठाकुर रघुवीर सिंह हक को हिरासत में ले लिया गया। गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। कुछ दिनों बाद रियान को डाक से एक छोटा सा पार्सल मिला। उसमें एक मधुबनी पेंटिंग थी, एक मुस्कुराती हुई महिला जो एक नए सूरज की ओर देख रही थी। उसके पीछे एक छोटा खिलखिल आता हुआ गांव था। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, कला कभी नहीं मरती। यह मीरा बुआ का अंतिम संदेश था। रियान जानता था कि मीरा बुआ सुरक्षित हैं, कहीं दूर, अपनी कला के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हैं। चंदपुर ने एक अंधेरे युग से मुक्ति पाई थी और रियान को यह संतोष था कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं खोजी थी, बल्कि सदियों के दबे हुए सच को रोशनी में लाकर एक नए भविष्य की नींव रखी थी। उसकी पत्रकारिता अब सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य बन चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।